आप क्या जानो? क्यों? क्या हुई? फ्लैशबैक। एक घूंट पानी में पी रहा हूं। आजकल पता नहीं कि पानी पीने के बाद आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। दिस इज द रियलिटी। वेलकम टू 2026। आपका स्वागत है। ये 2026 है। हम क्या बात करते हैं 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने की। दर्शकों, हम क्या बात करते हैं? यहां ना पानी है, ना खाना है, ना हवा है। अरे कहना क्या चाहते हो? 14 मौतें हुई हैं पानी पीने से मध्य प्रदेश के। ये मरे नहीं, ये एक एक को मारा गया है। इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर, डेलिबरेट मर्डर। 27 अस्पताल, 1400 लोग बीमार। और सवाल पूछ लो तो कैलाश विजयवर्गीय बोलते क्या घंटे का सवाल है? क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक सब बीजेपी 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 है। एक आदमी दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई शादियों में जा रहा है, कोई बोल रहा है क्या घंटे का सवाल है? नेता को घंटे से फर्क पड़ता है। ये क्या सरकार चला रहे हैं मोहन यादव जी? आपके मंत्री आके बोलते हैं पता नहीं कितने लोग मरे हैं। इसका मतलब मोहन यादव जी आपका चीफ मिनिस्टरशिप कंफ्यूजन में है। इसका मतलब मोहन यादव जी आपका जो पूरी सरकार है वो कंफ्यूजन में है। आप एक कंफ्यूज सरकार चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक कंफ्यूज सरकार इन कातिलों को पकड़ पाएगी, क्योंकि आप तो ये बोलेंगे कंफ्यूजन है। नहीं। मार दिया एक गिलास पानी ने उस बच्चे को, मार दिया एक गिलास पानी ने उन 14 लोगों को, और आपकी सरकार कंफ्यूजन में है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। गिलास पानी की कीमत आप क्या जानो मोहन बाबू, आप क्या जानो? बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद अलाउड है? गुड क्वेश्चन। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक है, समझिए। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस। अच्छा। और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना? क्या बोला तूने? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। ये रॉन्ग नंबर है। भारतीय गाय माता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गजब टूबीबाज आदमी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि साल 2025 का कैलेंडर 1941 की तरह हूबहू है। उसी तरह की तारीखें, वैसे ही दिन। ऐसा तो 2 अलग अलग सालों के कैलेंडर में समान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1941 और 2025 के बीच हादसे और मामले एक जैसे ही हैं। जी हाँ, ये सच है कि साल 1941 और 2025 का कैलेंडर एक जैसा ही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ दशकों में किसी साल के कैलेंडर पुराने साल से मेल खा सकता है, यानी सप्ताह का दिन और तारीख एक ही पड़ सकते हैं। बता दें कि 1941 और 2025 दोनों गैर लीव वर्ष है। दोनों साल में बुधवार को 1 जनवरी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कैलेंडर का ऐसा चक्र आमतौर पर हर 28 साल में दोहराया जाता है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में सप्ताह के दिन और तारीख इस चक्र में दोहराती है। इसलिए दोनों साल का कैलेंडर हुबहू वैसा ही होगा। हर महीने की तारीख और दिन समान होंगे। एक थ्योरी में भी है कि लीप ईयर के पैटर्न्स और 7 दिन के हफ्ते के चक्र के कारण ऐसा होता है। सबसे पहले बात करें साल 1941 की। दरअसल इस साल द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक अहम और निर्णायक साल था। इस साल जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। वहीं अमेरिका भी युद्ध में कूद गया था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी युद्ध का बुरा असर पड़ रहा था। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका पूरी तरह युद्ध में सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। वहीं साल 2025 में एक बार फिर जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पोषित दहशतगर्दों ने भारत में पहलगाम पर हमले को अंजाम दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के 4 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। इस बीच इजराइल हमास के बीच जैसे तैसे सीज फायर हुई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध की चपेट में है। वहीं अब सवाल है कि क्या दोनों साल के हालात एक जैसे हैं? तो बता दें, बेशक दोनों सालों में वैश्विक अस्थिरता और युद्ध जैसी स्थितियां तो जरूर है, लेकिन स्केल और घटनाओं का स्वरूप अलग है। इन्हें एक तरीके से मिलाकर नहीं देखा जा सकता। ये भी पक्का है कि इतिहास का पूरा घटनाक्रम नहीं दोहराता, लेकिन कुछ पैटर्न्स और परिस्थितियां समय समय पर मिलती जुलती लगती हैं। अगर इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें घटनाओं को एक जैसा मिलाकर देखा जा रहा हो, तो इसका ना तो कोई तर्क है और ना ही वैज्ञानिक आधार। ऐसा
टैक्स भर भर के मिडिलमैन मर रहा है। वो कोई भी सामान खरीदेगा उसे उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। बेटी की शादी करनी है तो टैक्स देना है सामान के लिए, और गाड़ी खरीदनी है उसके लिए पहले गाड़ी पर टैक्स देगा, फिर रजिस्ट्रेशन पर टैक्स देगा, फिर अगर सड़क पर चलाएगा तो टोल का टैक्स देगा, पेट्रोल डलवाएगा तो पेट्रोल पर टैक्स देगा। यानी देश का मिडिलमैन टैक्स के बोझ तले दबता चला जा रहा है और वो कर्ज उठा उठाकर अपने जीवन जी रहा है। 2025 का साल जहां एक तरफ टैक्स पेड करने वालों का साल रहा, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी में सरकार ने अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को वापस ले लिया। इसके लिए भी इस साल को जाना जा सकता है। लोग इस साल को चुनावों में किस तरह से धांधली, चुनावी कानून किस तरह बनाए जाए उसके लिए, और इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह सरकार ने मुंह की खाई और चोरी का पैसा पता होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऐसे लचीले ढंग से फैसला दे दिया कि न सरकार का कुछ बिगड़ा, न देने वाले का कुछ बिगड़ा, न लेने वाले का कुछ बिगड़ा। इस साल को इस पर भी अगर याद किया जाए तो अच्छा है। उसके अलावा 2025 का साल चुनाव की लूट के लिए भी माना जाएगा। चुनाव में लूट किस तरह हुई उसके लिए भी माना जाएगा। 2024 में हरियाणा हारने के बाद 2025 में जहां महाराष्ट्र हारे, वहीं 2025 में ही विपक्ष एक बार फिर से बिहार में चुनाव हार गया और चुनाव आयोग शेरो शायरी करते करते राजीव कुमार जी चले गए और नए ज्ञानेश कुमार जी आ गए। उन्होंने भी अपना वही रुतबा और एसआईआर के नाम पर किस तरह बिहार में वोट काटे और किस तरह बीजेपी को 91 सीट मिल गई, इसके लिए भी ये जाना जाएगा। आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, आप ना चाहें तो मत करिए, आपकी मर्जी है। वैसे पुराने दिनों को याद ना ही किया जाए तो बेहतर होता है। सरकार इस साल 2025 में ही वंदे मातरम पर किस तरह अपने ही जाल में फंसती नजर आई। जहां एक तरफ संजय सिंह ने घेरा, वहीं वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी भी बड़ी मुखर। दोनों को सुन लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ना तो 2014 का सपना था, ना 2019 की गरज। लोग से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ, आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आप तक हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। मैं मात्र 12 महीनों से हूँ, फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे
एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफटी फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर आरएसएस नहीं बता पाई या प्रधानमंत्री नहीं बता पाए, वो नेहरू को कोसते रहे। नेहरू इस देश की वो बीजेपी की ऐसी ताकत बन चुके हैं कि जहां कुछ चीज फिट ना हो वही लोग नेहरू को फिट कर देते हैं। इसी पर प्रियंका गांधी ने इनको खींचा, परंतु खींचा तो जरूर, लेकिन बीजेपी यह नहीं बता पाई कि वंदे मातरम पर और आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान था। अगर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत था तो फिर सदावत्सले मातृभूमि आरएसएस का गाना क्या था। 2025 में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर जो बहस हुई उसमें कौन जीता कौन हारा कोई नहीं जानता, परंतु सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। जब सवालों के जवाब ना मिले तो क्या हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। सड़क दिखाने के लिए, सड़क पर क्या काम कर रहे हैं भारत सरकार ने, उसे दिखाने के लिए इन्फ्लुएंसर को 6 करोड़ रुपए दे दिए गए और वो इन्फ्लुएंसर सड़क दिखाती रही, परंतु उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। उसके अलावा गोदी मीडिया बेचारा ये सोचता रहा कि हम यहाँ इसकी ये बिजनेस को कैसे चूक गए और हमारे हाथों से ये इन्फ्लुएंसर कैसे लेकर उड़ गई 6 करोड़ रुपए। वहीं सुधीर चौधरी 15 करोड़ लेकर उड़ गए प्रसार भारती में। ये भी गोदी मीडिया का अपना ही एक झटका खाने वाला अंदाज रहा कि जिसमें वो झटका खा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोग बात करते रहे 2025 में, परंतु कोई ये नहीं बता पाया सरकार का आदमी कि ऑपरेशन सिंदूर का आखिर परिणाम क्या निकला। सीज फायर ट्रंप ने कराया, ट्रंप भारत के सीज फायर करा रहा, भारत और पाकिस्तान का, लेकिन अंजाम क्या रहा उसका कुछ नहीं बता पाया। पाकिस्तान हमारे 5 हवाई जहाजों को, जो लड़ाकू विमान है उनको मारने का दावा करता रहा, तो भारत भी अपने तरीके से बताता रहा कि हमने 100 आदमी मार दिए, हमने 50 आदमी मार, इस तरह से बताता रहा, परंतु कौन जीता कौन हारा इस पर कोई बहस नहीं हो पाई। भारत ट्रंप के हाथ में अपनी बेइज्जती कराता रहा। ट्रंप बार बार कहता रहा मैंने सीज फायर कराया है, परंतु भारत सरकार चुप रही। इसे 2025 को सरकार की चुप्पी का साल भी आप कह सकते हैं, और अगर नहीं कहना चाहें तो आप 2025 को भूल ही जाए तो अच्छा है। उसके अलावा देश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने वाली कई प्रोग्राम चले। देश में राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा भी निकाली, तो क्या 2025 को लोकतंत्र खत्म करने वाला वर्ष, आंशिक खत्म करने वाला वर्ष आप कह सकते हैं, और वोट चोरी का वर्ष भी माना जाए तो मान सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो भूल भी सकते हैं, भूल जाइए। 2025 का साल वोट चोरी का साल तो है ही है। आप 10,000 की रिश्वत देकर भी
चुनाव जीत सकते हैं। ये इसका साल भी इसको कहा जाए, क्योंकि अब आपके पास कुछ बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, या जो है खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आप पहले बिक चुके हैं। अब आप कितनी बार बिकेंगे? और एक बार जब आप पीक पर पहुंच गए 10,000 के पे, तो अब तो आपके रेट कम होने ही है। तो लोकतंत्र में हार जीत वोटर के ऊपर डिपेंड है, और जब वोटर ही बिक गया हो तो क्या है कि हार जीत और क्या है का लोकतंत्र। 10,000 रुपए देकर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। आप इसे रिश्वत का साल भी कहें, और 10,000 देकर वोट खरीदने का साल भी कहें, और 10,000 में एक भारतीय का वोट बिकता रहा उसका साल भी कहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसको भूलना भी चाहें तो भूल सकते हैं, आपकी मर्जी है। लोकतंत्र है, सब आजाद हैं। लोकतंत्र में कौन क्या कर जाएगा कोई नहीं जानता। लोकतंत्र में आप कितनी बार बिक चुके हैं, आप अगर एक बार बिक चुके हैं तो आपका दोबारा खरीदार कौन था जिसने आपको दोबारा खरीद लिया? सोचना आपको है, मुझे थोड़ी सोचना है। मैं तो बिकता नहीं, मैं तो, मुझे कोई अगर पैसा दे वोट के नाम पे तो मैं एक चवन्नी ना लूं। मेरी मर्जी, मैं किसको वोट दूंगा। अगर मेरा वोट इस बार लिस्ट में आया तो आप इसे लोकतंत्र के बिकने का वर्ष भी कह सकते हैं। और अगर आप चुप रहना चाहे तो आप चुप भी रह सकते हैं। 2025 यूं तो नेहरू के अपमान का वर्ष पिछले 2012-13 से ही चल रहा है, परंतु 2025 में भी अपमान को आप चाहे तो कह सकते हैं 2025 में भी नेहरू का अपमान बदस्तूर जारी रहा। नेहरू ने कुछ नहीं किया। अगर प्लेन हादसा होता है अहमदाबाद में, उसमें 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें जांच रिपोर्ट कुछ नहीं आती। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि जहाज गिरा क्यों, या जहाज में तेल किसने बंद कर दिया, उसकी जांच रिपोर्ट में क्या हुआ कुछ नहीं बताया। सवाल पूछो तो नेहरू जुम्मेवार बता देते हैं ये, इसीलिए सवाल भी नहीं पूछ सकते। सवाल अगर आप पहलगाम पे पूछेंगे आतंकवादी कहां गए, तो ये सब नेहरू की गलतियां हैं। बॉर्डर ठीक से नहीं बनाए थे उन्होंने, बिल्कुल नेहरू उस बात के लिए जुम्मेवार है। चुनाव में धांधली हो रही है, नेहरू ने भी तो किया था 1952 में। ये उदाहरण देकर आपको चुप करा दिया जाएगा। उसके अलावा चुनाव में पैसा जा रहा है, हाँ जी जाता है। कांग्रेस भी देती थी, आरजेडी भी देती थी, जनता दल भी देती थी, हमने दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल सही बात, जायज बात है, आप भी दे सकते हैं। जेब में पैसा होना चाहिए। अब आपके खाते में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप दे सकते हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पीएम केयर फंड में है, जिसकी साइनिंग अथॉरिटी पीएम और अमित शाह जी है, तो उसमें से भी आप खर्च कर सकते हैं। आपके पास बॉन्ड देने वाले बहुत है, आप वैक्सीन बनवा देते हैं। वैक्सीन के नाम पर देश में धंधा होता है, और जो लोग मरते हैं वैक्सीन लगवा के, उनका हार्ट फेल होता है, तो आप 55 करोड़ रुपए उनसे डोनेशन ले लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसे भ्रष्टाचार का साल कहें तो आपकी मर्जी, ना कहें तो आप भूल जाइए, आपकी मर्जी। उसके अलावा एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी यहाँ पिछले दिनों काफी रहा। एप्स्टीन ने ये कर दिया, एप्स्टीन फाइल में ये है, एप्स्टीन फाइल में भारत का ये आदमी आ गया, वो आ गया। किसका नाम आया, क्यों आया, कहां से आया, किसने लिया, कोई नहीं जानता। एप्स्टीन फाइल 1 GB डाटा लोड हुआ, बाकी सारा फेंक दिया गया, या सारा उठा के दोबारा स्टोर में रख दिया गया। कौन लाएगा, कौन नहीं लाएगा, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। सब धांधली का साल है, तो धांधली होने दीजिए। 19 दिसंबर को खुलना था, आज तक नहीं खुला। 2025 उसका एप्स्टीन की फाइल के दबाने का वर्ष भी कहा जाए तो अच्छा है। उसके अलावा भारत हंगर इंडेक्स में 123 देशों में 102 स्थान पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपकी 4 बिलियन की इकोनॉमी बन रही है, 4थे नंबर की इकोनॉमी है आपकी। कहाँ है, किसके पास वो पैसा, समझ में नहीं आता। जब 91 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर जिंदा है इस देश में, तो बाकी पैसा किसके पास है, आप खुद सोच सकते हैं। आप इसे भूख का साल भी कह सकते हैं। जब हंगर इंडेक्स में हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसे हंगर इंडेक्स में टॉप पर पहुंचने का साल भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। भूलना चाहो भूल सकते हैं। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच में
देश में 180वें स्थान पे, 180 देशों में हम 151वें स्थान पे है। आप खुद अंदाजा लगा लिए किस तरह की दलाल वाली पत्रकारिता हो रही है। जो बोलेगा वो कुंडी खोलेगा, कुंडी खुलेगी तो सीबीआई ईडी आएगी, आगे आपकी मर्जी, खोलो ना खोलो, बोलो मत बोलो, आपकी मर्जी। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच 33 देशों का आंकड़ा आता है, उसमें 24वें स्थान पर है। यानी हमें बोलने की आजादी भी नहीं थी। 2025 बोलने के, मुंह बंद करने की का साल भी आप उसे कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिल्ली में पॉल्यूशन है, आप उसको भी पॉल्यूशन का वर्ष भी कह सकते हैं। अरावली को किस तरह से काटा जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे देता है, उसका वर्ष भी आप कह सकते हैं। उन्नाव की बेटी को किस तरह उसके जो विधायक था बीजेपी का, उसके दरिंदे किस तरह से नौच कर खाते हैं और उस पर उसके बावजूद हाईकोर्ट उसे जमानत दे देता है, तो आप इसे न्यायालय का साल भी कह सकते हैं कि न्याय प्रधान था हमारा देश। आप चाहें तो भूल सकते हैं, आपकी मर्जी। दूसरा, अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो आपको लड्डू मिलेगा, और आप विदेश दूसरे के समर्थक हैं तो आपको जूते मिलेंगे। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। 2025 में ढेरों घटना इस तरह की देखी है। जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, जो बीजेपी के साथ खड़ा है, चाहे वो चोर है, बलात्कारी, कुछ भी है, वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। ये इन राष्ट्रभक्तों की परिभाषा है। आपकी क्या परिभाषा, आप खुद सोच लीजिए। विपक्ष खत्म हो जाए, सरकार ये चाहती है। विपक्ष ने ये सोच रखा है कि हम किसी भी तरह संघर्ष करते रहेंगे जब तक जान है, चाहे उनके खाते में पैसा हो या ना हो। चंदा के नाम पर ईडी सीबीआई उनके घर पर छापा मार दे, चुनाव में उनके पास पैसा ना हो, बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र है, इसमें कोई भी जीत सकता है। फिर चुनाव पर सवाल क्यों, जब चुनाव आयोग ही सब कुछ कर रहा है तो फिर बीजेपी से सवाल क्यों। सोचने वाली बात है। एक पर सवाल कीजिए, लेकिन सवाल दोनों पर इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि एक राष्ट्र कवि राजीव कुमार जी थे, वो कविता पढ़कर ईवीएम का बचाव करते थे। वो शायरी कर करके ईवीएम का बचाव करते थे। अब ये ज्ञानेश गुप्ता जी ये बोलते ही नहीं, आएंगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इधर उधर की बात करके चले जाएंगे। आप सोचते रहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मृत्यु का साल भी अगर इसको कहा जाए, मतलब आंशिक, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। 2025 को ट्रंप की तानाशाही का साल भी कहा जाए इस भारत के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी को मुस्लिम देशों से प्रेम का वर्ष कहा जाए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नरेंद्र मोदी के भक्तों द्वारा मुसलमानों पर किस तरह से अत्याचार किए गए उसका साल भी कहा जाए तो भी इसमें कोई गुरेज नहीं है। ईसाइयों के गिरजाघरों में तोड़ फोड़ कर दो, दुकानों में जो तस्वीर है और वो पेड़ बिकते हैं क्रिसमस के, उनको तोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री को बाहर अवार्ड मिलता है, वहां मुसलमानों की बड़ाई करते हैं, यहाँ मुसलमानों को मारते हैं। भारत का वो बांग्लादेशी हिंदू है, यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी है। अजीब बात है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं कितना बताऊं अब आपको। और इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जब सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है इस देश में, तो अगर जज पर जूता भी फेंक जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जज पर जूता फेंकने वाला कौन था, उसकी जांच हो, वो जेल जाए, कोई नहीं करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि अब ये देश केवल नेहरू के सहारे चलेगा। जब तक नेहरू जी है, नेहरू जी का नाम है, तब तक ये देश चलेगा और तब तक बीजेपी चलेगी। महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से खत्म कर दिया गया है। आने वाले दिनों में नेहरू पर भी कुछ एक प्रियंका गांधी वाली बात है, एक बार बहस करके छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ने वाले, बहस ही नहीं होगी तो छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि उनकी दाल रोटी नेहरू और पाकिस्तान पर ही चलती है। नेहरू, पाकिस्तान और मुसलमान, इन तीन शब्दों को हटा दीजिए, बीजेपी की दुकान शटर डाउन हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।